अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। यूँ तो जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें हर किस्म की तस्वीर दिखा रही है। कायनात में दूर दूर और करीब की चीज़ों की तस्वीर खींची जा रही हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ उन आने वाली टेलीस्कोप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि ख़ास कर सितारों के गिर्द घूमते हुए प्लैनेट्स की तस्वीर लेंगी। इन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है क्योंकि दूसरे सितारों के गिर्द प्लैनेट्स घूम रहे हैं। मैं आपको इसी किस्म के एक एंडेवर, एक स्ट्रगल, एक जिद्दोजहद की तरफ लेकर जा रहा हूँ और इस जिद्दोजहद में आप एक यूनिक किस्म की टेलीस्कोप देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो एक साइंसदान, एक एस्ट्रोनॉमर के नाम से, जिनका नाम है जेरेमी कैस्डीन। जेरेमी कैस्डीन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, असिस्टेंट डीन है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांसिस्को के। और उनका ये कहना है कि हमारी गैलेक्सी में अरबों सितारे हैं। हर सितारे के पास कम से कम एक सितारा ज़रूर मौजूद है और हर पांचवा सितारा, यानी हर पांचवें सितारे के पास जो सितारा मौजूद है वो ज़मीन की तरह है। हो सकता है उस पर जिंदगी मौजूद हो। इसलिए ज़रूरी है कि इन एक्सोप्लैनेट्स को देखा जाए और उन पर रिसर्च की जाए। लेकिन बहुत सी मुश्किलात हैं जो इन एक्सोप्लैनेट्स को हमें देखने नहीं देती। एक मुश्किल ये है कि जिस सितारे के गिर्द वो घूम रहा है उसकी रोशनी इतनी तेज होती है कि वो एक्सोप्लैनेट हमें नजर नहीं आता। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ और ये तस्वीर वॉयेजर ने 1990 में ज़मीन की ली थी। ज़मीन की ये तस्वीर 6 बिलियन किलोमीटर दूर से खींची गई। तो वॉयेजर जा रहा था और उसने मुड़कर ज़मीन की ये तस्वीर खींची, जिसे पेल ब्लू डॉट कहा जाता है। फ़र्ज़ कीजिए कि हम हबल टेलीस्कोप को लेते हैं। हबल टेलीस्कोप इस वक्त हमारी ज़मीन से 525 किलोमीटर बुलंदी पर उसके चक्कर लगा रही है। हम हबल टेलीस्कोप को वहाँ से उठाते हैं और उसे मार्स के मदार में ले जाते हैं और मार्स के मदार में ऑर्बिट में उसका मुंह ज़मीन की तरफ करके तस्वीर खींची जाती है। ये तस्वीर कुछ धुंधली ज़रूर होगी, लेकिन आपको ज़मीन कुछ इस तरह नज़र आएगी। तो हमने ज़मीन की ब्लरी तस्वीर खींची है मार्स के मदार से। लेकिन अब मैं इसी टेलीस्कोप को 10 गुना और दूर ले जाता हूँ ज़मीन से। तो इस वक्त ये टेलीस्कोप यूरेनस के पास मौजूद है। वहाँ से तस्वीर खींची जाती है। ज़मीन छोटी हो जाएगी क्योंकि फासला बढ़ गया है और उसके साथ हमें उसका चांद अभी भी नज़र आ रहा होगा। ज़मीन की डिटेल्स, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम नज़र आएगी। लेकिन मैं हबल टेलीस्कोप को 10 गुना और आगे ले जाता हूँ, ज़मीन से दूर ले जाता हूँ। अब हम पहुँच चुके हैं काइपर बेल्ट में। आपको मालूम है ना कि सोलर सिस्टम के एंड पर एक काइपर बेल्ट भी मौजूद है और यहाँ पर हमें एक पेल ब्लू डॉट, हल्के रंग का नीला धब्बा नज़र आ रहा है। चांद बिल्कुल गायब हो गया। हमें ज़मीन के चांद के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, इंफॉर्मेशन लिमिटेड हो गई। चलें हम और दूर चलते हैं। हम 10 गुना और ज़्यादा दूर चले जाते हैं ज़मीन से और इस वक्त हम ओर्ट क्लाउड की बाउंड्री पर पहुंच चुके हैं। जो सबसे अहम बात यहाँ पर इस तस्वीर में हमें दिखाई जा रही है वो ये है कि ज़मीन तो बहुत ही छोटे धब्बे से जाहिर हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको सूरज की रोशनी, सनलाइट, उसका इम्पैक्ट, उसका असर बहुत नज़र आ रहा है। एकदम आपको लगेगा कि बैकग्राउंड, काला बैकग्राउंड जो हमें नज़र आ रहा था, अब एक तरफ से बहुत ज़्यादा रोशनी आना शुरू हो गई है। हम 10 गुना और ज़्यादा दूर चले जाते हैं। जब हम 10 गुना ज़मीन से और दूर चले जाते हैं और ज़मीन के करीबी सितारे की तरफ, सूरज के करीबी सितारे अल्फा सेंटरी के पास पहुंचते हैं और उस वक्त हबल टेलीस्कोप मुड़कर ज़मीन की तस्वीर लेती है, तो अब ज़मीन हमें कहीं नज़र नहीं आ रही और सूरज बहुत ज़्यादा ब्राइट मिल रहा है। इस वक्त सूरज 10 बिलियन टाइम्स, 10 अरब गुना ज़्यादा रोशन है ज़मीन से या उसके करीबी प्लैनेट से। अब आप
बताइए कि किस तरीके से आप इस सूरज के, इस सितारे के गिर्द घूमते प्लैनेट्स को देख सकते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि रोशनी जो सितारे से निकलती है वो डिफ्रैक्शन देती है और हमें इस किस्म का इमेज दे रही है। तो हमें एक तो डिफ्रैक्शन का मुकाबला करना है और दूसरी बात, हमें किसी तरीके से सूरज की इस रोशनी को रोकना है। जब हम एक्सोप्लैनेट्स की बात करते हैं तो टेलीस्कोप को एक्सोप्लैनेट्स देखने में सबसे बड़ा मसला यही होता है। अगर हमने एक्सोप्लैनेट्स देखने हैं तो उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी जो कि किसी न किसी तरीके से उस दूर के सितारे की रोशनी को कम कर सके। बहुत सी टेक्नोलॉजीज पर इस वक्त काम हो रहा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के पास भी अपनी एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन मैं आपको जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजीज इस पर काम हो रहा है उसकी तरफ लेकर जा रहा हूँ। और उसका कॉन्सेप्ट आया हमें सोलर एक्लिप्स से। जब सूरज के सामने चांद आ जाता है और उसे कवर कर लेता है तो आप देख सकते हैं कि सूरज की रोशनी कम होना शुरू हो जाती है। हमें उसके साइड पर कोरोना तो नजर आ रहा है, लेकिन सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकता नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से मेरी तरफ जितने भी इस वक्त रोशन बल्ब है, अगर मैं अंगूठा उनके सामने रख दूं तो उनकी रोशनी कम हो जाएगी। अगर इस एक्लिप्स को ज़मीन से देखा जाए तो आपको ज़मीन पर भी एक ऐसा इलाका नज़र आएगा जहां पर अंधेरा है, रोशनी नहीं है। इस अंधेरे इलाके में टेलीस्कोप लगाकर इस एक्लिप्स को देखा जा सकता है। बाकी किसी जगह पर आपको ये एक्लिप्स नज़र नहीं आएगा। यही काम हमने करना है स्पेस में। हमने स्पेस में सितारों के सामने एक हर्डल लानी है, एक शेड लाना है जिसे स्टार शेड कहा जाता है। और उस स्टार शेड के साए में हमने टेलीस्कोप को रखना है ताकि स्टार शेड के गिर्द जो कोरोना हमें नज़र आएगा उसमें हमें सितारे मिलेंगे जो कि सितारे के गिर्द घूम रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप इस तस्वीर से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप एक सैटेलाइट देख रहे हैं जो कि सितारे के गिर्द घूमने वाले प्लैनेट्स की तस्वीर लेगी। और सितारे के सामने इस वक्त चांद नहीं है बल्कि इंसान का बनाया हुआ एक मस्नूई शेड है जो कि स्पेस में भेजा जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें डिफ्रैक्शन का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, क्योंकि लाइट वेव डिफ्रैक्ट करती है किसी भी स्क्रीन की बाउंड्री पर, और अगर डिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो उस स्क्रीन का शेडो बर्बाद हो सकता है। तो हमें डिफ्रैक्शन का मुकाबला करना पड़ेगा। अगर हम डिफ्रैक्शन को कंट्रोल कर पाए तो फिर हम सितारों को देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर डिफ्रैक्शन की तरफ लेकर चलता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास एक सुराख है और आप रोशनी चमकाते हैं उसके ऊपर एक बैटरी के ज़रिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रोशनी आ रही है, लेकिन उस सुराख में से जब रोशनी गुजरती है तो उसमें एक बेंडिंग इफेक्ट आ जाता है, वो किनारों से डिफ्रैक्ट कर जाती है। अगर तो सुराख छोटा है तो डिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी। आपको देखें, आपको सर्कुलर वेव गाइड्स आगे नज़र आ रहे हैं नीचे वाली पिक्चर में, लेकिन अगर वो सुराख बहुत बड़ा है तो अब आपको डिफ्रैक्शन कम नज़र आएगी। अब आपको सर्कुलर या बेंडिंग वेव गाइड्स नहीं नज़र आएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जब टॉर्च को हम किसी भी दीवार के कोने की तरफ चमकाते हैं तो हमें टॉर्च की बहुत कम रोशनी बेंड होती हुई नज़र आती है। इसकी वजह यह है कि रोशनी की वेवलेंथ बहुत कम होती है, और अगर हमारे पास एजेस बहुत छोटी और शार्प हैं तो हम डिफ्रैक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। रोशनी की डिफ्रैक्शन किनारों पर कम होती है, लेकिन अगर हम वेवलेंथ की बात करें साउंड की, तो साउंड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। इसलिए दीवार साउंड वेव्स को बहुत ज़्यादा डिफ्रैक्ट करती है, और वो आराम से, अगर हम दीवार की एक तरफ भी बोल रहे हैं तो हमें दूसरी तरफ आवाज़ सुनना शुरू हो जाती है, क्योंकि साउंड वेव्स डिफ्रैक्ट हो रही हैं। तो डिफ्रैक्शन एक बहुत बड़ा मसला है। इसलिए जब हमने स्टार शेड बनाना है तो उसके किनारों से जो रोशनी है उसकी डिफ्रैक्शन को हमने कंट्रोल करना है। उस डिफ्रैक्शन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उस रोशनी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि एक बेहतरीन किस्म का साया बने जिससे हम देख सकें इर्द गिर्द के प्लैनेट्स को। उसके लिए हमें इसको सर्कुलर नहीं बनाना, इसको गोल नहीं बनाना, बल्कि इसके पर बनाने हैं, इसकी चोंचें बनानी हैं, इसकी नोकें बनानी हैं। जिस तरह कंघी के कोन्स होते हैं उस तरीके से कोन्स बनाने हैं। उनके ज़रिए
हम इसके फेदर्स के ज़रिए, इसके परों के ज़रिए लाइट की डिफ्रैक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आप आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि हम इसके साए की गहराई को कंट्रोल कर सकते हैं कि साया कितना ही अच्छा हो। जिस स्टारशेड प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं उनका ये दावा है कि वो साए को 10 अरब गुना कम डिम बना सकते हैं इन फेदर्स के ज़रिए। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो प्लैनेट हमें विजिबल होंगे उनके आगे जो हमें लगाना होगा, एक शेड लगाना होगा, वो तकरीबन फुटबॉल के स्टेडियम के बराबर होगा। वो सैटेलाइट से 50,000 किलोमीटर के फासले पर होगा। तो सैटेलाइट पीछे रह जाएगी, सितारा इस तरफ है, तो शेड बीच में आ जाएगा और उसका सैटेलाइट से 50,000 किलोमीटर का फासला होगा। स्टार शेड खला में जाएगा पहले सैटेलाइट के साथ और फिर अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगा। आपको यहाँ पर मैं बहुत सी वीडियोस दिखा रहा हूँ जिसमें आप स्टार शेड को अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं। वो सैटेलाइट से डिटैच होगा, फिर 50,000 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, उसके पास अपना इंजन है, अपने थ्रस्टर्स हैं, और वहाँ पर जाकर अब वो एक पूरे शेड की तरह बनना शुरू हो जाएगा और हम उसे अलाइन कर सकते हैं सितारे के साथ। टेलीस्कोप सैटेलाइट पर मौजूद है जो कि इस शेड से 50,000 किलोमीटर दूर है और वो उस सितारे को देखना शुरू कर देगी, उसकी कोरोना को देखना शुरू कर देगी और उसमें प्लैनेट्स को ढूंढना शुरू कर देगी। मैं आपको ये बता दूं कि जब सिमुलेशंस की गई और देखा गया कि हम अगर साथ वाले सितारे पर जाकर इस स्टार शेड की मदद से अपने सूरज को देखें तो वो किस तरीके से हमें नज़र आएगा और क्या हमें वहाँ पर प्लैनेट्स नज़र आएंगे। तो जब ये सिमुलेशन की गई तो मैं आपको उस सिमुलेशन की तस्वीर यहाँ पे दिखा रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ हम ने अपना सूरज कवर किया बल्कि हमें सैटर्न भी नज़र आ रहा है, जुपिटर भी नज़र आ रहा है, यूरेनस भी नज़र आ रहा है और हमें ज़मीन भी नज़र आ रही है। तो ये नई टेलीस्कोप है जो अब आने वाली है, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और कुछ सालों के बाद इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।